1927 में आई पहली ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर 2 साल बाद ही कलर टीवी लॉन्च हुई। टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टीवी के साइज बढ़ते गए, फीचर्स बढ़ते गए, एलसीडी, एलईडी, स्मार्ट टीवी और आज हम एंड्रॉयड टीवी तक पहुंच गए। लेकिन इन सारे टीवीज़ के काम आज सिर्फ हमारा स्मार्टफोन कर देता है, फिर भले ही वो काम फिल्में देखने का क्यों ना हो। और जब मोबाइल में फिल्में देखने की बात हो तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, नेटफ्लिक्स। ओटीटी की दुनिया पर राज करने वाला नेटफ्लिक्स आज 62.5% तक नीचे गिर गया है। लेकिन क्यों? नेटफ्लिक्स ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स इतनी तेजी से गिर रहा है? और क्यों पूरी दुनिया पर राज करने वाला नेटफ्लिक्स हमेशा से इंडिया में हार जाता है? नेटफ्लिक्स के मालिक रीड हेस्टिंग का कहना है कि वो इस बात से हमेशा से परेशान रहे कि नेटफ्लिक्स की ग्रोथ के लिए हुए हर स्टेप जो बाकी देशों में सक्सेसफुल रहे वो इंडिया में हमेशा फेल हो जाते हैं। नेटफ्लिक्स का कंटेंट हमेशा से इंडिया में सफ़र करता आ रहा है, लेकिन क्यों ओटीटी को जन्म देने वाला नेटफ्लिक्स इतनी बुरी तरीके से इंडिया में क्यों फेल हो रहा है? सब कुछ पता चलेगा इस बिजनेस केस स्टडी में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाइन्टीज़ के टाइम में .com बूम पे चल रहा था। जो भी नई कंपनीज .com डोमेन के साथ लॉन्च हो रही थी वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी और इसी चीज़ का फ़ायदा 2 लोगों ने उठाया, रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेडोल्फ। इन दोनों लोगों ने काफ़ी सारे आइडियाज़ पर काम करना चालू करा कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करें, शैम्पू पैक सेल करें, डॉग्स फूड, कस्टम स्पोर्टिंग या फिर ऑनलाइन विटामिन। फिर उन्हें मूवीज़ रेंट करने का आइडिया आया, लेकिन उस टाइम पर VCR चलते थे, इसलिए एक टेप में सिर्फ एक मूवी आती थी जिसको रखने और डिलीवर करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और थोड़े ही टाइम बाद DVDs मार्केट में आई, जिसको लोगों के घर तक पहुंचाने का कॉस्ट भी कम आता था और कम जगह में हज़ारों DVDs आ जाती थी। इसलिए रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेडोल्फ ने यह आइडिया इम्प्लीमेंट करा और मूवीज़ रेंट करना शुरू करा। लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस मार्केट में पहले से एक बड़ा खिलाड़ी अपना गेम खेल रहा था, ब्लॉकबस्टर के पास 9000 से भी ज़्यादा स्टोर्स, 84,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ थे, जिसका टर्नओवर बिलियंस में होता था। नेटफ्लिक्स ने जब एंट्री करी तब वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह काम करता था, लेकिन ब्लॉकबस्टर सिर्फ ऑफलाइन काम करता था। बड़े बड़े स्टोर्स थे जहाँ लोग आते थे और अपनी पसंद की मूवी को रेंट करके ले जाते थे, लेकिन नेटफ्लिक्स पर लोग ईमेल पर मूवीज़ को ऑर्डर करते थे और नेटफ्लिक्स उनके घर पर मूवी डिलीवर करता था। ब्लॉकबस्टर की सेल्स तो बहुत थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि अगर कोई इंसान मूवी टाइम पर वापस नहीं करता है तो उसे भारी लेट फीस देनी पड़ती थी। तो जो भी इंसान मूवी लेकर जाता था वो सारे काम छोड़कर मूवी ख़त्म करता था ताकि लेट फीस ना देनी पड़े, और इसी बात का फ़ायदा नेटफ्लिक्स ने उठाया और लेट फीस चार्ज नहीं करी, बल्कि ये बोलकर भेजा कि अगर 1-2 दिन लेट हो भी जाए तब भी कोई बात नहीं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स लोगों में पॉपुलर होने लगा। और 1999 में नेटफ्लिक्स अपने मूवीज़ रेंटल बिजनेस को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर शिफ्ट कर लेता है और सिर्फ $10 पर मंथ में नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स को अनलिमिटेड मूवीज़ देता था। नेटफ्लिक्स का बिजनेस रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी ब्लॉकबस्टर से बहुत दूर था। ईयर 2000 में जब .com डोमेन का डाउनफॉल हुआ तो सारी कंपनीज पर इम्पैक्ट हुआ और नेटफ्लिक्स ने भी अपने आप को मुश्किल से बचाया। तब ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को खरीदने का सोचा था और इसके मालिक रीड हेस्टिंग्स $50 मिलियन में भी रेडी हो गए थे। लेकिन ब्लॉकबस्टर को तब ये लगा कि ये अभी आई नई कंपनी $50 मिलियन कैसे मांग रही है, और डील कैंसिल हो जाती है। और 2001 में नेटफ्लिक्स सर्वाइव कर लेती है और ब्लॉकबस्टर कमज़ोर हो जाती है। फिर 2001 में ब्लॉकबस्टर फिर से नेटफ्लिक्स से डील करती है, लेकिन इस बार नेटफ्लिक्स के यूजर्स 1 मिलियन हो चुके थे, इसलिए नेटफ्लिक्स इस डील को कैंसिल कर देती है। ब्लॉकबस्टर ने भी नेटफ्लिक्स की स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं मिला, बल्कि 2013 में ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गई। लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए सब कुछ सही चल रहा था। 2013 में ही नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया और अपना खुद का कंटेंट बनाना शुरू करा, जैसे रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, हर तरह का कंटेंट, जिसकी वजह से 2019 तक नेटफ्लिक्स बेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना रहा। लेकिन 2022 में नेटफ्लिक्स अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गंवा देता है और यहाँ से शुरू होता है नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल। 2022 में नेटफ्लिक्स 62.5% का ड्रॉप देखता है और ये ड्रॉप अभी तक चल रहा है। नेटफ्लिक्स कंटिन्यू अपना रेवेन्यू गंवाते जा रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है रशिया यूक्रेन वॉर चालू होने की वजह से नेटफ्लिक्स अपनी सारी सर्विसेज रशिया में बंद कर देता है और वहाँ से 7 लाख सब्सक्राइबर्स चले जाते हैं। 2022 की स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स अपने सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस USA और कनाडा में बढ़ा देता है
और ये कंट्रीज़ पहले से बहुत ज़्यादा पैसा नेटफ्लिक्स को देती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी नेटफ्लिक्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं और इंडिया में भी नेटफ्लिक्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। कंपटीशन फ्रॉम डिज्नी एंड अमेजोन। डिज्नी के पास खुद का प्रोडक्शन हाउस है और डिज्नी प्लस पर मूवीज़ आने से पहले ही मूवीज़ थिएटर पर रिलीज़ होती हैं, जिससे डिज्नी पहले ही प्रॉफिट में आ जाती है। लेकिन नेटफ्लिक्स की मूवीज़ सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज़ होती है और कम सब्सक्रिप्शन होने की वजह से उन मूवीज़ का कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाता। और अमेजोन प्राइम भी अपने सब्सक्रिप्शन से बहुत ही कम पैसा कमाती है, लेकिन उसे सब्सक्रिप्शन से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अमेजोन अपने प्रोडक्ट से कमाती है और प्राइम तो सिर्फ लोगों को इकोसिस्टम देने के लिए है और अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। लेकिन नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जो है सब्सक्रिप्शन। तो ये थी नेटफ्लिक्स की केस स्टडी, कैसे नेटफ्लिक्स को सक्सेस मिली और क्यों नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।